आइए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आपके पेपर में पहला क्वेश्चन पूछ लिया है कि रूट हेयर कौन से रीजन से निकलता है। अब देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है डायग्राम बेसिस पे। अगर आपने डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड, यानी टिपिकल जिम्नोस्पर्म पूछ लिया है। अब जिम्नोस्पर्म पूछा है तो एग्जाम्पल आपका आ जाता है पाइनस होते हैं जिम्नोस्पर्म। बाकी एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। क्यों बच्चों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपका क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देंगे, लेकिन पाइनस नहीं पूछेगा बल्कि मे बी कोई टेरोडोफाइट और बराफाइट पूछ लें। तो आपको हमेशा याद रखना है एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी एनसीईआरटी में आपके जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। आने वाले क्वेश्चंस में भी आप देखोगे कि डायग्राम से क्वेश्चन पूछे हैं। डायरेक्टली डायग्राम से मतलब डायग्राम नहीं दिया है, बट डायग्राम के अंदर जो डिटेल्स प्रेजेंट है उनसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक ओपेरॉन का जेड जीन क्या कोड करता है बच्चों? लैक ओपेरॉन के जेड जीन से कोड होता है क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो क्या करेगा, जो ग्लूकोज लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है ना बच्चों, तो उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए, है ना। जैसे तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, वैसे बैक्टीरिया भी खाना नहीं खाएगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब उसके पास प्राइमरी सोर्स ग्लूकोज जब नहीं होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी सोर्स प्रेजेंट है, मतलब क्या, डेयरी मिल्क नहीं है लेकिन 5 स्टार से काम चल जाएगा, वैसे ही ग्लूकोज नहीं है बट लैक्टोज से काम चल जाएगा। तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म करने के लिए उसको एक एंजाइम चाहिए होगा। कौन सा एंजाइम चाहिए होगा बच्चों? बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड रिसर्च के लिए क्या यूज़ होता है। अब ये रिसर्च से पर्सपेक्टिव में क्या आ जाएगा? बायोफोर्टिफिकेशन नहीं। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी फूड के अंदर उसका जो न्यूट्रिएंट होगा लाइक विटामिन और मिनरल, उसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो। ओके, बायो रेमेडिएशन, रेमेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके आप डिग्रेड कर रहे हो वेस्ट प्रोडक्ट्स को या सॉइल कंटामिनेंट को रिड्यूस कर रहे हो, रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो हो जाता है बायो रेमेडिएशन। पूछा क्या है? बायो प्रोस्पेक्टिंग का डेफिनेशन देकर आपको पूछ लिए हैं। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्नीफाई कर रहे हो आप किसी चीज़ का इफ़ेक्ट। किस चीज़ का इफ़ेक्ट? फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी फ़िश ने कोई हैवी मेटल अपने अंदर कंज्यूम कर लिया, उसको जब बड़ी फ़िश खाएगी तो वो ट्रांसफ़र हो जा रही है ना। अब बड़ी फ़िश एक छोटी फ़िश से तो काम चलेगा नहीं, वो काफ़ी सारे बड़ी फ़िश छोटी फ़िश को खा जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पॉल्यूटेंट का इफ़ेक्ट हैवी होता जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया है। अब यहाँ पर आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप एक भी ऑप्शन मैच कर लेते तो भी यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ प्लांट का एग्जाम्पल होता है आपका बीटी कॉटन, राइट। बैक्टीरियल थोरेनजेनेसिस का जीन कॉटन प्लांट में हम इंड्यूस करते हैं। टिपिकल आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से निकलता है? टैग पॉलीमरेज, दैट इज योर थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। टीआई प्लाज्मिड, टीमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहाँ से निकलता है? ट्यूमिफेशियन से निकलता है ना। और पीबीआई 322 इज़ अ वेक्टर, इज़ अ प्लाज्मिड, किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है। कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? इस्चेरिशिया कोलाई के अंदर होता है। इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो भी प्लांट अपने अंदर प्रोड्यूस कर रहा है उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी। तो ए के लिए आ जाएगा आपका 3। ए के लिए 3 मैच कर लीजिए। अच्छा, 2 ऑप्शन बन गए हैं, ओके। बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कीजिए। नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट कब निकलता है? जब आप टोटल में से कुछ माइनस कर देते हो। अब माइनस क्या करोगे बच्चों? आप रेस्पिरेशन को माइनस करोगे, राइट। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज द फॉर्मूला ऑफ योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। और क्या होगा? अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा?
द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रॉस होता है, एक बड़ा यूनिट नेट होता है, उसमें से जब माइनस काट छाट करके जब बच जाता है वो। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कब होगा? जब कंज्यूमर ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा और उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी प्रोडक्ट, दैट इज़ योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से आपका ऑप्शन बन जाता है ए के लिए 3 एंड बी के लिए 1, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है। फिर देखिए 97th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6th एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन जो हो रहा है वो प्रोग्रेसिव किस वजह से हो रहा है और डिफरेंट कैसे है प्रीवियस एपिसोड से। अभी जो 6th मास एक्सटेंशन चल रहा है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चल रहा है। कितना हाई स्पीड? 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दैन प्री ह्यूमन टाइम्स। ह्यूमन ने आकर सब कुछ तबाह करना स्टार्ट कर दिया है ना, हम अपने हाथों से तबाही मचा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने ही एक्सटेंशन को स्पीड अप कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अल्फ़ा हेलिक्स पूछ लिया है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का। देखिए जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? सबसे पहले बनता है बच्चों आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के साथ अल्फ़ा हेलिक्सेस और बीटा शीट बनाते हैं वो हो जाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशनल चेंजेस और फोल्डिंग्स होती है वो बन जाता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब 2 से ज़्यादा सब यूनिट, 2 या 2 से ज़्यादा सब यूनिट एक दूसरे के साथ आकर बॉन्ड्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो होता है आपका बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। अब देखिए PYQ सॉल्व करना ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं PYQ में रिपीट हुए थे। रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि एज इट इज़ आपका क्वेश्चन सेम हो जाए, नहीं, आपको ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना होगा, वो ट्रेंड्स रिपीट होते हैं। रहा सहा तो आपका NCERT का वही बुक है और वही से क्वेश्चंस आने हैं, बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपको क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स को याद रखना होगा, बस यही फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स ऑफ ग्रासेस कहाँ होते हैं और क्या करते हैं? ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं बुलीफॉर्म सेल्स और ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। बुलीफॉर्म स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और अपने वाटर को स्टोर करके रख देते हैं ताकि वाटर का लॉस कम हो और प्लांट जो है ड्राई ना हो जाए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आप योर PCR चेन। PCR चेन में सबसे पहले क्या होगा, आप DNA के स्ट्रैंड को सेपरेट करोगे हीट से, मतलब डीनेचुरेशन। उसके बाद आप प्राइमर को ऐड करोगे यानी एनिलिंग करोगे और फिर एनिलिंग हो जाने के बाद न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, दैट इज़ योर एक्सटेंशन प्रोसेस। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल साइकिल से स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। एक्चुअल सेल डिवीजन कब होती है बच्चों? बताइए कौन से फेज़ में होती है? M फेज़ में होती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर रहा इसका DNA, कौन से फेज़ में होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका G1 फेज़। DNA का एक्चुअल DNA सिंथेसिस और DNA का अमाउंट डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। कौन सा फेज़? S फेज़, राइट। और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, कौन सा फेज़? G2 फेज़। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको देखना करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा लिया है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी गलती करोगे और आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट सिली मिस्टेक कर दिया। खैर, क्या बोल रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन की वजह से रेन फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है? हैबिटेट लॉस हो रहा है, द परफेक्ट एग्जाम्पल। और स्टेलर सिकाओ और पैसेंजर पिजन, ये इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने वजह से। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट पूछ लिया है ना। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया, जिसकी वजह से ईस्ट अफ्रीका हेल्प इन पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं था, क्या हो गया था? रिड्यूस द चिकलिड फिश इन द लेक।
ओके। और फिर वाटर हाइसिंथ तो होता है इन्वेसिव स्पीशीज़, ये आपको अपने घर के आसपास भी कई बार देखने को मिल जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ होते हैं, बाहर से आकर आपके घर पे कब्ज़ा कर रहे हैं, राइट। और क्या होता है, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद आर नॉट अफेक्टेड। कैसे अफेक्ट नहीं होगा भाई, अफेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के डिफरेंट प्रोमोटर, टर्मिनेटर और इलोंगेशन जो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में पूछ लिया है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को कैसे बनाओगे, साथ में होगा एक प्रोमोटर, एक होगा स्ट्रक्चरल जीन और एक होगा टर्मिनेटर। प्रोमोटर कौन से एंड पे होता है भाई, प्रोमोटर तो होता है 5' एंड पे ना, और टर्मिनेटर तो होता है 3' एंड पे ना। और क्या होगा, डीएनए सीक्वेंस को जो रीड करेगा, कौन रीड करेगा, कौन सा एंजाइम रीड करेगा बच्चों, पॉलीमरेज रीड करेगा। अब आप आरएनए बना रहे हो तो आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे ही स्टेटमेंट ए बी सी डी, ये सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए। देखिए छोटे छोटे डिटेल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, अब आ गया नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है, लेकिन मतलब कि गलत कौन सा है स्टेटमेंट। बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होता है करेक्ट है। बोथ वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली और इटैलिक्स, और जब हैंड रिटन होगा अंडरलाइन कर लोगे और प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में कर लोगे। अगेन ट्रू, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, राइट। और फर्स्ट जो नेम होता है स्पीशीज़ नेम होता है, नहीं बच्चों, फर्स्ट नेम जो होता है जीनस होता है एंड सेकेंड नेम इज़ योर स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया, नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना था, तो आपका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, अगेन मैच द फॉलोइंग पूछ लिए हैं, डिकम्पोजिशन, डिट्राइटस, मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। अब देखिए, अकुमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस कोलॉइडल सब्सटेंस मतलब कि ह्यूमस, तो डी के लिए 1 आ जाएगा। डी के लिए 1, एक ही ऑप्शन से आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो आप बाकी सारे ऑप्शंस को मैच नहीं भी करोगे तो आपको फिर भी आपके कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मतलब कि मिनरलाइजेशन, तो आ जाएगा 2 आपका सी के लिए 2 अगेन यही ऑप्शन बनता है। तो इस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। ये सारे टैक्टिक्स होते हैं बच्चों, कैसे आप कम टाइम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट देखिए, आरआरएनए का सिंथेसिस साइट पूछ लिया है। क्या होता है बच्चों आरआरएनए का सिंथेसिस साइट, ये होता है न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 कर आ जाएगा। सेंट्रोजोम तो नहीं होगा, क्रोमैटिन तो जेनेटिक मटेरियल है, काइनेटोकोर क्या होता है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ योर स्पिंडल फाइबर्स इन द सेंट्रोमियर, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा न्यूक्लियोलस। देखिए क्वेश्चंस इजी हैं, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों, फॉर द बायोमोलिक्यूल यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, क्या होता है इसका फॉर्मूला, CO2 रिलीज्ड अपॉन अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम। 102/145 करोगे तो आपका लगभग 107 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, बिटवीन 1.5 to 0.95, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना था तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ गया है फिर से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखिए, ह्यूमन स्किन कलर मल्टीपल जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। मल्टीपल जीन यानी पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन मिलकर ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। डी के लिए 1 अगेन मैच कर लीजिए। देखिए बच्चों, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करने से भी आपको आंसर मिल जा रहा है। फिर भी अपने तसल्ली के लिए बाकी ऑप्शंस को मैच कर लीजिए। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है, को डोमिनेंस। क्यों, लाइक AB ब्लड ग्रुप के अंदर को डोमिनेंस शो होता है ना बच्चों, तो B के लिए 4 आ जाएगा, B के लिए 4, A के लिए, D के लिए 1 और A के लिए 2 आ जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होता है, जो आपका इनहेरिटेंस इन द फ्लावर ऑफ एंटीरिनियम स्पीशीज़। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है। 109 में देखिए,
सीक्वेंस वाले करेक्ट ऑर्डर वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, ये थोड़े से टाइम टेकिंग हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट और लास्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे, सीक्वेंस में फर्स्ट और लास्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका बहुत ईजिली बन जाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपका जो भी डीएनए मटेरियल होगा, सोर्स होगा, उसको आइसोलेट करोगे ना। तो आइसोलेशन हो गया आपका फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका पहले। तो ए सभी में पहले है, ठीक है। हमें देखते हैं लास्ट वाला मिल जाता है क्या। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। फाइनली क्या करोगे आप, ऑटो रेडियोग्राफी से विजुलाइज करोगे ना डीएनए फ्रैगमेंट्स को। तो ए टू डी देखिए, ए टू डी 2 ऑप्शन में है, तो ऐसे ही ये बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखिए उसके बाद क्या करोगे आप, सेपरेट करोगे डीएनए फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस से। सबसे पहले आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं उनके थ्रू आपने कट किया है ना। अब आप क्या करोगे, इस कट किए हुए डीएनए फ्रैगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर दोगे, राइट। फिर क्या करोगे, अब इस डीएनए फ्रैगमेंट को एक दूसरे सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर दोगे ताकि हमारा सोर्स ख़राब ना हो। आप उसका एक कॉपी बना लोगे, कुछ फ्रैगमेंट उसके सेपरेट हो जाएंगे। देन क्या होगा बच्चों, अब इस सेपरेटेड स्ट्रैंड को आप हाइब्रिडाइज करोगे वीएनटीआर से, लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, कि हमें अपने ओरिजिनल फ्रैगमेंट को तो डिस्टर्ब नहीं करना है, हम उसको लेबल कर देंगे। लेबल किससे करेंगे, लेबल किए हुए वीएनटीआर प्रोब से। प्रोब ऐसे एजेंट होते हैं जो डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज कर जाते हैं बच्चों। वीएनटीआर का फॉर्म मतलब क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ओके। देन क्या करोगे आप, अब फाइनली इसको ऑटो रेडियोग्राफ कर दोगे तो देखिए ए बन जाएगा, ई बन जाएगा, उसके बाद सी, फिर बी एंड डी, ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर आप सॉल्व कर पाए हो तो आई होप आपका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, 110। इसमें करेक्ट पूछ लिया है, अगेन करेक्ट आपको नोटिस करना था, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। देखिए डीएनए के हेलिक्स में हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 और ऑक्टेमर। हिस्टोन 8 ऑक्टेमर से बनता है ना, H2A, H2B, H3 एंड H4 के 2 कॉपीज़ और H1 लिंकर डीएनए में। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ए करेक्ट है। ऐसे ही बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन 2 एंड 3 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए नेगेटिवली चार्ज बोला है हिस्टोन, क्या नेगेटिवली चार्ज होता है बच्चों, हिस्टोन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों, ताकि नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसको आप स्टेबलाइज कर सको, है ना। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से स्टेबल करोगे ना तो हिस्टोन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब देखिए मैच कीजिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो बी को एलिमिनेट कर दो, बी को एलिमिनेट कर दो। देन अमीनो एसिड बेसिक होते हैं, कौन से अमीनो एसिड, लाइसिन एंड अर्जिनिन से बनता है हिस्टोन, राइट। ए सी एक ही ऑप्शन में है, योर ऑप्शन नंबर 1। बाकी स्टेटमेंट को देख लो, डीएनए अभी बताया आपको कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और एक्स्ट्रा पैकेजिंग के लिए बच्चों हिस्टोन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे भी अगर आप सिर्फ ए और सी को भी आइडेंटिफाई कर लेते हो ना बच्चों, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इनकरेक्ट पूछा है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1। क्या PS1 होता है, फोटोसिस्टीन 1 नहीं होता बल्कि फोटोसिस्टीन 2 प्रेजेंट होता है। तो आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ऐसे भी ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ए ऐसा ऑप्शन, अरे देखिए एक ही स्टेटमेंट ऑप्शन में है तो आपका ए एंड डी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक को भी आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है। लेंथी पेपर को शॉर्ट में सॉल्व करने का यही तरीका होता है, ठीक है, कि आप फटाक से जो भी एक स्टेटमेंट बेस्ड है उसको अगर पहचान ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए C4 प्लांट के अंदर C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन होता है जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। नॉर्मली C4 प्लांट C3 पाथवे से ही अपना काम चलाती है, लेकिन अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इनफ नहीं है तब C4 क्रांस एनाटॉमी चलती है। C3 प्लांट में क्रांस एनाटॉमी होती है, नहीं भाई नहीं होती। किस में होती है, C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। और फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, यस। क्यों नहीं होता भाई बच्चों, रुबिस्को होता है ना, बोलो मेरे साथ, रुबिस्को होता है वो एंजाइम जो फोटो रेस्पिरेशन होने नहीं देता। रुबिस्को ड्यूअल प्रॉपर्टी रखता है, कार्बोक्सिलेशन भी कराएगा और ऑक्सीजनेशन भी कराएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको क्या बोलना है कि इसका सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई कीजिए। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्टली इजीली सॉल्व करोगे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपका जो भी सोर्स होगा उसको आइसोलेट करोगे। तो पहले आ जाएगा आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा डी। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या आएगा कि आप जो फ्यूज्ड प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है, उसको ग्रो कराओगे। ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोब्लास्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, मतलब D2E। D2E देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? D2E एक ही ऑप्शन में, तो आपका आसानी से बन जाता है ऑप्शन नंबर 1। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टिश्यूज़ को और सेल्स को मैच करना है। कॉन्जंक्टिव टिश्यूज़ किसके बीच में होते हैं? जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं। तो ए के लिए 3 मैच कर लीजिए, ए के लिए 3 आ जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसके लिए होते हैं बच्चों? ये जो एंडोडर्मल सेल्स उसके अंदर सुबेरियन डिपोजिशन के लिए होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, बी के लिए 4। सब्सिडरी सेल्स क्या होते हैं? सब्सिडरी सेल्स तो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं गार्ड सेल के सराउंडिंग स्टोमाटा में। और स्टार्च शीट क्या करते हैं? ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च। तो इस तरीके से आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 114, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलोंगेशन फेज। इससे पहले पूछ लिया था मैचुरेशन जोन से, अब इलोंगेशन जोन से पूछ लिया है क्वेश्चन। देखिए न्यू सेल्स डिपोजिशन, इसीलिए तो सेल्स इलोंगेट होते हैं ना, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है भाई। सेल एनलार्जमेंट, ये तो प्राइमरी फीचर है इलोंगेशन जोन का। इंक्रीज इन वैक्यूलेशन, सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है? वैक्यूल फॉर्मेशन की वजह से। क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है बच्चों? उनके अंदर होते हैं स्मॉल कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, ना कि लार्ज। लार्ज न्यूक्लियाई तो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। मेरिस्टेमेटिक सेल दैट इज़ योर डिवीजन फेज में जो सेल्स होते हैं, दे हैव लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई। और इलोंगेशन फेज के अंदर सेल्स होते हैं विथ स्मॉल न्यूक्लियाई। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। 2,4-D जिब्रेलिक एसिड, काइनेटिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब देखिए 2,4-D क्या होता है? ये एक वीड किलर है जो कि सिंथेटिक ऑक्सिन का एग्जाम्पल है बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा आपका हर्बिसाइड। ए के लिए 3 मैच कीजिए। देखिए एक ही स्टेटमेंट से भी आपका ये आंसर बन जाता है। जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा? ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम करता है। ये स्पीड ऑफ माल्टिंग इंक्रीज कर देता है। काइनेटिन क्या है? काइनेटिन इज एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है यानी क्या 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 करेगा? न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन इंक्रीज कर देगा, है ना, जिसकी वजह से जो सेनेसेंस है वो डिले हो जाएगी। एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये क्या करेगा? स्टोमेटो को क्लोज कर देगा, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में जब प्लांट के पास वाटर पहले से ही कम है तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू और वाटर तो लॉस नहीं करना चाहेगा। तो क्या हो जाएगा? स्टोमाटा बंद कर दिया जाएगा बाय द इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है। नेक्स्ट, केल्विन साइकिल से ऑप्शन पूछ लिए हैं। कार्बोक्सिलेशन कौन करता है? RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, अभी बताया, जिसके पास होता है डुअल फंक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? CO2 और RuBP इसको फिक्स कर देंगे और फिर आपका रूबिस्को एंजाइम काम करने लग जाएगा। हेक्सोकाइनेज क्या होता है बच्चों? हेक्सोकाइनेज कहाँ काम करता है? ग्लाइकोलिसिस में काम करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। काइनेज है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। कहाँ से उठाएगा? ATP से उठाकर ये सबस्ट्रेट पे ऐड कर देगा। PEP कार्बोक्सिलेज कहाँ चलता है? C4 प्लांट में, कैम प्लांट में चलता है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या करता है? पेप्टाइडेज है बच्चों। पेप्टाइडेज क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, रिमूव द अमाइनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या रिमूव हो जाता है? अमाइनो एसिड्स रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका ग्लूकोज में केल्विन पाथवे से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है। पाथवे से कई बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार उनका फेवरेट टॉपिक था केल्विन पाथवे, तो वहीं से डबल क्वेश्चन एक के बाद एक पूछ रहे हैं। देखिए कितने ATP और कितने NADPH बनते हैं। अब एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए आपको चाहिए 6 CO2, क्योंकि C6 होता है ना बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला C6। तो एक CO2 को करने के लिए कितने ATP? 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं, तो इंटू 6 कर दो।
6 × 3 कितना आ जाएगा? 6, 18 ATP, आपका फर्स्ट ऑप्शन 18 ATP एंड 6 × 2 योर 12 NADPH। इस तरीके से हो जाता है। ये ATP और NADPH कहाँ से मिले? लाइट रिएक्शन में मिला है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन पाथवे आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है ना, उसके अंदर ग्लूकोज CO2 से हम ग्लूकोज बना देते हैं, तो कितने लगेंगे भाई? 18 ATP लगेगा और 12 NADPH की ज़रूरत होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोरल फार्मूला से। फ्लोरल फार्मूला से हर साल ही एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये तो आपका रिपीटेड टॉपिक हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों, सोलानेसी फैमिली। सोलानेसी फैमिली कौन सा होता है? आपका पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली का आप कैरेक्टरिस्टिक आप याद करो, उसका फ्लोरल फार्मूला क्या होना चाहिए? ये होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, यानी क्या इनके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। फ्लावर को आप किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हो पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। कोई भी प्लेन हो वो उसको डिवाइड कर देगी इन इक्वल हाफ्स। देन दे आर बाइसेक्सुअल, उनके अंदर बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और उनके अंदर जो सेपल्स है वो 5 यूनाइटेड सेपल है। उसको आप कैसे लिखते हो? सेपल के, कैलिक्स और 5 ऐसे ब्रैकेट के अंदर, मतलब यूनाइटेड। देन इट्स करोला, जो सी और ब्रैकेट में यूनाइटेड 5 पेटल्स होते हैं बच्चों। और इसके एंड्रोशियम में 5 स्टेमेंस होते हैं। इसके गाइनोशियम में 2 बाइकार्पिलरी है, 2 कार्पेल्स होते हैं यूनाइटेड। और अंडरलाइन का मतलब है सुपेरियर ओवरी, अगर ये ऊपर होता तो मतलब इन्फेरियर ओवरी होता है ना। तो लेकिन आपके पोटैटो फैमिली के अंदर बच्चों क्या होता है? पोटैटो फैमिली के तो अंदर ये सुपीरियर ओवी यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन शो होता है, राइट। और देखिए इसके अंदर और क्या होता है? इसका जो स्टेमेन एंड कार्पेल है वो क्या होता है? वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इपीपेटालस कंडीशन, राइट। तो इस तरीके से आप मैच करके काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑप्शंस को अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम वेरिएशन से ऑप्शन है, लेकिन इस टाइप के जो फ्लोरल फार्मूला के क्वेश्चन है ना, ये इसी तरीके से बन जाते हैं। तो काफ़ी केयरफुली सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी अगर सिली मिस्टेक हो जाती है तो ऑप्शन आपका गलत बन जाता है। ठीक है, हाँ, मैं भी फील करती हूँ कि ये क्वेश्चंस का सॉल्व करना उस समय एग्ज़ाम हॉल में बैठ के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपका क्वेश्चन नहीं बना आप और बेटर कर सकते हो। फिर देखिए 119 में क्या बोल रहे हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू क्या होता है? जो जहाँ पर है उसको उसी के नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन देना। तो एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है बच्चों आपका सैक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, बाकी तो सारे एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड सीड बैंक्स। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है? आप एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से आइसोलेट करके कहीं और ले जा रहे हो और वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन और उसका कंजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, ये आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। 120 क्वेश्चन 120 नॉट ट्रू। अगेन नॉट ट्रू पूछ लिया है। किसके बारे में? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये तो डीएनए को क्लीव करते हैं। ऑप्शंस देखिए, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। यस इट इज़ करेक्ट। तो नॉट ट्रू पूछना है, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। आप ए को एलिमिनेट कर दीजिए, ए को एलिमिनेट कर दीजिए। देन क्या होगा? एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाजेस। क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरियोफाजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। तो ये भी ट्रू हो गया। आपको ट्रू बोलना है? नहीं, नॉट ट्रू बोलना है। तो ए और बी को एलिमिनेट कर दीजिए। इस तरीके से आपकी ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर। या सिर्फ सेंटर पे कट करता है? नहीं बच्चों, हमेशा ओनली जब भी ऐसे स्टेटमेंट ना जनरली रॉन्ग होते हैं। तो ये भी अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता, ये कुछ तरीके होते हैं कि आप कैसे ऑप्शन को स्मार्टली एलिमिनेट करोगे। ओनली ऑप्शन जनरली गलत होते हैं। ठीक है, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, अगेन ओनली फ्रॉम द एंड से अगर रिमूव कर रहा होगा तो वो एक्सोन्यूक्लियस बनेगा। क्वेश्चन में आपको एंडोन्यूक्लियस पूछा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। नॉट ट्रू कौन सा आएगा? सी एंड डी ओनली। ओके,
नेक्स्ट देख लीजिए फिर भी पैलिंड्रोमिक बेस्ड सीक्वेंस, यस वो पैलिंड्रोम को सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम ऐसे डीएनए सीक्वेंस होते हैं तो बोथ डायरेक्शन में सेम रीड करोगे। फॉर एग्जांपल GATC, इधर से भी GATC रीड होगा, इधर से भी GATC रीड होगा, तो इस टाइप के सीक्वेंस को बोला जाता है बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगेन आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते समय करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा बच्चों, सबसे आखिर में क्या होगा, सबसे फाइनली तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे ना, तो सी को आखिर में रख दो। देखिए सी को आखिर में रखने से एक ही ऑप्शन था, इस तरीके से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, इसके थ्रू पोलन मदर सेल्स बनेंगे, देन माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन होगा और फाइनली आपके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको करेक्ट सीक्वेंस को, करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, लिपिड कब से वाटर सॉल्युबल होने लगे, ये तो आपका रियल लाइफ एग्जांपल, एक ग्लास वाटर में आप थोड़ा सा ऑयल डाल दो, होगा डिज़ोल्व, नहीं होगा, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, दे आर नॉन पोलर स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो होती है जिसके अंदर, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं दो अमीनो एसिड के बीच में, और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये करेक्ट हो गया, बी इज़ करेक्ट। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अटैच होते हैं और बनाते हैं आपके पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन नहीं होते बच्चों। पिरिमिडिन का एग्जाम्पल होता है कट, कट माने साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अब देखिए एडेनिन और ग्वानिन तो ये प्यूरिन के स्ट्रक्चर हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, डी को एलिमिनेट कर दीजिए। इस तरीके से आपके दो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये तो आपकी एनसीईआरटी की टैगलाइन है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट दी एंजाइम्स। कैसे होता है, प्रोटीन गोल्गी एंड ईआर में उसका मॉडिफिकेशन होकर वो क्या बन जाएगा, एंजाइम्स बन जाते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ई। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी से पूछ लिए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी कैसे होगा, हैप्लोडिप्लो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होती है इनके अंदर, है ना। तो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप इनटू फीमेल, जिसको क्वीन या फिर वर्कर भी होती है। ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, आपको करेक्ट ही आइडेंटिफाई करना है। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इन एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल डेवलप होता है जो कि हैप्लॉइड होगा। देन ये मेल हैप्लॉइड है, मतलब क्या करेगा, माइटोसिस से ही अपने गैमेट्स बनाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। मियोसिस से करता है क्या, मियोसिस से नहीं करता, मियोसिस से करेगा तो ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है और ज़्यादा रिडक्शनल डिवीजन नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशनल डिवीजन ही करना होगा। इसलिए क्या बनेगा, माइटोसिस ही केस बनेगा। मेल हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल के पास होता है हैप्लॉइड यानी एन कंडीशन, फीमेल के पास होता है डिप्लॉइड यानी कि 2n कंडीशन। करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपकी ए, बी, सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, heterophilous development in response to environment is an example of which of the following phenomena। heterophily क्या होता है, environment के इफ़ेक्ट में जो प्लांट है वो डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप के लीफ स्ट्रक्चर या अपना प्लांट का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ योर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटिपिक वाई, क्योंकि फिनोटाइप में चेंज हो रहा है, नॉट नेसेसरली कि ये जेनेटिक चेंजेस हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बटरकप और यूकैलिप्टस प्लांट में होता है, तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा प्लास्टिसिटी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि आपको करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड पूछना है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोल रहे हैं, अब मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए, बीच में कार्बन के पास
4 हाइड्रोजन है, इन में से 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर दिया जाता है बाय 1 अमाइनो ग्रुप, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 आर ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? मीथेन से ही सिमिलर है, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका करेक्ट। सेरीन इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्या सेरीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है? नहीं, सेरीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड को तो सिर्फ हमारे पास 3 एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन से? टायरोसिन, थ्रियोनिन और फिनिन एनिलाइन, इस तरीके से TPY। वैलिन इज़ अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। वैलिन न्यूट्रल अमाइनो एसिड है? एब्सोल्युटली है। क्यों? देखिए वैलिन का स्ट्रक्चर, वैलिन क्यों नाम है उसका? V शेप स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बेसिक अमाइनो एसिड कोर के साथ आपका 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और देखिए लाइसिन इज़ एसिडिक अमाइनो एसिड। लाइसिन एसिडिक अमाइनो एसिड नहीं है बच्चों, बल्कि लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप होता है एंड अमाइन ग्रुप गिव्स द बेसिक प्रॉपर्टी टू द लाइसिन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट हो गए A एंड C। आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी भटकना नहीं है। पेपर काफ़ी लेंदी है, ज़रूरी है कि हम सारे टॉपिक्स को और सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से नोटिस करें, क्योंकि नेक्स्ट बार हमने जो गलती इस बार की है वो नेक्स्ट बार हमारे से रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ईवल क्वाड्रेट। ईवल क्वाड्रेट क्या होता है? ईवल क्वाड्रेट ह्यूमन ड्रिवन कॉजेज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस को कहते हैं ईवल क्वाड्रेट। इसके 4 मेजर रीजन्स होते हैं। कौन से 4 मेजर रीजन्स ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन? वो हो जाता है आपका हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन इन्वेजन स्पीशीज़ एंड को एक्सटेंशन। दीज आर दी मेजर कॉजेज़ ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी लॉस। ऑलराइट, इसके अंदर पोल्यूशन नहीं होता है, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होता है, और सॉइल पोल्यूशन। यस, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन आर आल्सो ह्यूमन ड्रिवन, बट ईवल क्वाड्रेट थियरी के अंडर ये नहीं आता है। क्या आता है? ओनली ये वाले ऑप्शंस बन जाते हैं। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया है आपका, मैच कर लीजिए। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है ना सेल के। ए के लिए 3 मैच कर लो, ए के लिए 3 एक ही ऑप्शन में बन जाता है। देखिए ETS कहाँ चलेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आपका चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, F1 पार्टिकल के ऊपर, है ना। एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ होगा? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में होगा। इस वजह से उसका जो नेचर है वो कैसे हो जाता है बच्चों? इस तरीके से एसिडिक नेचर में हो जाता है। क्रेब साइकिल कहाँ चलती है? क्रेब साइकिल तो चलती है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस इजी है वैसे, डिफरेंस क्या है कि आपको डिटेल में स्टडी करना होगा और थोड़ा सा अच्छे से बारीकी से सारे क्वेश्चंस को देखना होगा, क्योंकि काफ़ी माइन्यूट डिटेल से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। ट्रिप्लॉइड सेल्स डबल फर्टिलाइजेशन का कंडीशन कहाँ होता है? एंडोस्पर्म में होता है। सिनर्जिड तो हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट आपका डिप्लॉइड होगा। सेंट्रल सेल तो हैप्लॉइड कंडीशन अभी है। इसी सेंट्रल सेल से जब आपका जो पोलन ग्रेन है एक मैच्योर फ्यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन कौन सा होता है? देखिए ऑटोगैमी में तो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट नहीं हुआ, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। जिटोनोगैमी ये डिफरेंट फ्लावर्स में होता है ऑफ सेम प्लांट, तो इसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट तो होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट फ्लावर्स इंक्लूड कर देता है। और क्या होगा? क्लिस्टोगैमी इज़ अगेन द केस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अलग होता है ऑटोगैमी से। कैसे? क्योंकि ये क्लोज्ड अनओपन फ्लावर में होता है। ऑटोगैमी के केस में ऐसा कोई मैंडेटरी केस नहीं है कि फ्लावर शुड बी ओपन और क्लोज, लेकिन क्लिस्टोगैमी क्लोज फ्लावर में ही हो जाता है, तो इट गारंटीज द सेल्फ पॉलिनेशन। जीनोगैमी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें डिफरेंट प्लांट के जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा पे मैच्योर होते हैं, तो ये स्पीशीज़ सेम है बट प्लांट डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा और जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट्स का ओरिजिन होगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर जीनोगैमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लासेंटेशन से पूछ लिया है। देखिए मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में होता है, मार्जिन पे होता है ना। ऐसा कौन सा प्लांट है, आप जब पी भी कंज्यूम करते हो, अभी सर्दियों में आपने काफ़ी सारे पी खाए होंगे राइट, तो पी के अंदर मार्जिनल प्लासेंटेशन होती है कुछ इस तरीके से। एक्साइल एक्सिस के अंदर कौन सा प्लासेंटेशन दिखाता है, लेमन प्लांट। एक्साइल अगर आपने जब लेमन काटा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बीच में इस तरीके से सीड्स प्रेजेंट होते हैं। पैराइटल पेरिफेरी में जो उसके प्लासेंटेशन होगा उसके सीड्स जैसे पेरिफेरी में होंगे, तो एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड प्लांट। और बेसल इस तरीके से बेस पे उसका होगा, बेस इज एग्जांपल ऑफ योर मैरीगोल्ड प्लांट। तो इस तरीके से आप मैश करके ए के लिए 2 अगर एक भी मैश कर लेते हो तो वो आपका आंसर बन जाता है। ऑप्शंस को ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। नेक्स्ट बन जाता है आपका कि मेन क्राइटेरिया आर.एच. विटाकर ने क्या यूज़ किया था। उन्होंने यूज़ किया था सेल स्ट्रक्चर, जिसको कॉम्प्लेक्सिटी भी बोला है, बायो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने क्या यूज़ नहीं किया था, उन्होंने यूज़ नहीं किया था प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम। तो सी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका इस तरीके से एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन, मॉर्फिन, कॉनकेवलिन ए और कोलेजिन। देखिए कोलेजिन तो बॉडी में होता है सबसे अबंडेंट इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। देन आ जाता है आपका ट्रिप्सिन जो कि एक एंजाइम है, मॉर्फिन एक एल्कोलॉइड है, मॉर्फिन ओपियम पॉपी से निकला, सटाइवम पपाइवम से निकला हुआ एनाल्जेसिक होता है, एक पेन किलर की तरह भी काम करता है, कई बार सर्जरी में भी यूज़ हो जाता है राइट। तो मॉर्फिन के लिए 4 आ जाएगा, पी के लिए 4 मैच कीजिए, तो ऐसा ऑप्शन आपका 1 बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछ लिया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आपका सॉरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं, ये है आपका डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन और विजुलाइजेशन से क्वेश्चन। तो क्या होगा, आप सबसे पहले तो कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिकुलर सीजर, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये ट्रू है। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अगारोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी सही है भाई। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम उसके साइज़ के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, ठीक है। और सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग। विदाउट स्टेनिंग आप कैसे विजुअलाइज करोगे उसको, आपको ईटीबीआर इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा और फिर यूवी लाइट के अंदर रखोगे तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ए एंड बी। विजिबल लाइट में विजुअलाइज नहीं होता है, आपको यूवी लाइट के अंदर रखना पड़ेगा, तभी वो जो डीएनए के स्ट्रैंड होंगे वो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। वैलिन का जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, मतलब क्या, ग्लूटामिक एसिड को कौन करता है, GAG करता है ना। एक ही जगह जब आपका पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है और वहाँ पर आ जाता है GUG क्या बनाता है, GUG बनाता है वैलिन। अब ये टिपिकल केस हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया का, जिसके अंदर जो HB है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जो RBC है वो इस तरीके से सिकल शेप के बन जाते हैं ना। तो आपका आंसर होगा आपका सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया है। कॉर्टिसोल तो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्ट्रेस हार्मोन है क्या करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाएगा। अल्डोस्टेरोन आपका रैस में चलता है, रैस रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम रैस में चलता है, क्या कराएगा आपका रेनल ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करा लेगा। कोलेसिस्टोकाइनिन ये तो एक डाइजेस्टिव हार्मोन है, ये पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, क्या करेगा, अल्वियोलाई और मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से 3 बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैस से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए इनके ट्रेंड्स कितने, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहले एक रैस का क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद फिर से रैस का क्वेश्चन दे दिया है। रैस में क्या पूछा है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है इसका आंसर का। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को इनटू एंजियोटेंसिन 1 और जिसके बाद ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन 2, तो ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा।
राइट। तो इस तरीके से आप जब भी अरेंज करना हो तो लिखते चलिए। पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा ई, देन आएगा आपका जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है ये होगा बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्ट करेगा अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ को, जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकस रीजन से रिलीज़ हो जाएगा। देन आ जाएगा आपका डी, तो सी ई डी ऐसा ऑप्शन बन जाता है आपका 4। बाकी देखिए अब अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, अल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट करेगा वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, और वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो गया यानी कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो गिर गया था वो फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑल राइट, तो C2A ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है। अगेन आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। करेक्ट ऑर्डर के लिए ऑलवेज प्रेफर कि आप इस तरीके से सीक्वेंस बना लो। क्या होगा, पहले सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर खींचा जाएगा, CO2 रिच अल्विलर एयर उसको रिलीज़ कर देंगे, तो सबसे पहले आएगा सी। देन क्या आएगा, देन आएगा आपका जो डिफ्यूजन है ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस अल्व्यूलर मेम्ब्रेन, फिर होगा गैसेस का एक्सचेंज, और डिफ्यूजन हो जाएगा O2 एंड CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, और फाइनली सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ से अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन तो आखिर में आना चाहिए, राइट। तो डी, C to D इस तरीके से B, E और A ऐसा ऑप्शन नंबर 3 आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। क्या बोल रहे हैं कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल अगेन करेक्ट ऑर्डर आपको पूछ लेना है। तो इस बार काफ़ी सारे आपके मैच द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ गए थे, तो पेपर काफ़ी लंबा हो गया है। लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है तो आप विद इन टाइम इसको करेक्टली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपके जो फीमेल मॉस्किटो है वो स्पोरोजॉइड जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का, स्पोरोजॉइड्स को ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देगी बाय बाइटिंग, है ना। अब फीमेल मॉस्किटो ही क्यों होता है, क्योंकि मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते। फीमेल मॉस्किटो के अंदर जो गैमेट्स होते हैं ऑफ द मॉस्किटो उनकी डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ड्यूरिंग ब्लड सकिंग वो इन स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट कर देती है। ये स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। तो जैसे ही वो आपको बाइट करेगी वो सारे स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट कर देगी, तो सबसे पहले आएगा ई। उसके बाद देखिए क्या बोल, ये स्पोरोजॉइड्स आपके लिवर तक पहुंच जाएंगे और लिवर सेल को रप्चर करके और फिर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर दी जाएंगे। देन ब्लड स्ट्रीम में तो RBC है, वो RBC में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, फाइनली इनका गैमेट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से EDBAC आपका सीक्वेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके DNA इंसर्शन इनएक्टिवेशन से पूछ लिया है कि BAM-H1 साइट पे अगर E. coli का क्लोनिंग करते हो PBr322 में तो क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लॉस होगी, लेकिन कौन सी। अब इस डायग्राम में आपका NCERT का ही डायग्राम है। देखिए BAM-H1 साइट कहाँ पर है, जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था। अगर आप BAM-H1 पे कट करके यहाँ पर जीन इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑलरेडी जीन्स प्रेजेंट थे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वो तो सेल की ख़त्म हो जाएगी, तो किसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस का लॉस हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन में। यहीं पे अगर PVU1 और PST1 पूछ लेता तो वहाँ पर आपका एम्फिसिलिन आता। P फॉर PVU, P फॉर PST एम्फिसिलिन में आता है। P इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और BAM-H1 साइट होता है कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास। और राइट, इसके अलावा और क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में होता है SAL1। और कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं PBr322 के पास, इसके पास है EcoR1, CLA1 और HIND3। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है, तो वो उसके लिए कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। PVU2 कहाँ होता है, ये होता है उसके रॉब जीन के पास। तो अगर BAM-H1 और SAL1 से कट करते हो तो उसके पास हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस, और PV1 और PST1 से कट करते हो तो उसके पास हो जाएगा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस लॉस। ये क्वेश्चन इससे पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये कम्प्लीटली PYQ रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपके पास एक रिएक्शन दे दिया है और इस रिएक्शन का कौन सा एंजाइम होगा वो पूछा है। अब इस रिएक्शन को ऑब्ज़र्व कीजिए, किया हुआ है यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है CX और CY के बीच में और ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जब विदाउट हाइड्रोलिसिस बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर काम करते हैं लाइजेस। ओके, अगर हाइड्रोलिसिस होता तो हाइड्रोलाइसेज एग्जाम्पल होता, लेकिन विदाउट वाटर का यूज़ हो रहा है तो लाइसेजेस एंजाइम्स होंगे और इनमें बनता है टिपिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एंजाइम हो जाएगा आपका लाइसेजेस। ठीक है, ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं? ट्रांसफ़र ग्रुप करते हैं। आइसोमरेजेस तो आइसोमर का फॉर्मेशन कराएगा। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वाला एंजाइम इज आइसोमरेज। लाइगेजेस तो जॉइन करते हैं DNA लाइगेज, जिस तरीके से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जॉइन करते हैं। ऑलराइट, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स और एंजाइम्स के फंक्शन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर से पूछ लिया है कि रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में। अब न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन जो आपका साइनैप्स होता है वहाँ पर होता है एक प्री साइनैप्स और एक पोस्ट साइनैप्स। ठीक है, प्री साइनैप्स के पास तो वेसिकल्स होते हैं और उसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन आपकी NCERT की ही ये डायग्राम है। तो देखिए डायग्राम से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ बच्चों, क्योंकि आपको डायग्राम्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना होगा। ये देखिए, ये है रिसेप्टर चैनल, रिसेप्टर्स, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे और फिर यहाँ पर आयंस का इन्फ्लक्स होगा और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस की वजह से यहाँ पर जो भी इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाता है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ब्लड ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना होता है। बोला क्या है कि बच्चे के पास ओ ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर उसके मम्मा की जो ब्लड ग्रुप है वो हेट्रोजाइगस A है और उसके फादर की जो ब्लड ग्रुप है वो है हेट्रोजाइगस B। अब हेट्रोजाइगस है मतलब कि इसके अलील कैसे होंगे? कैपिटल AI विथ स्मॉल i एंड B कैपिटल IB विथ स्मॉल i। इनके गैमेट्स बना लीजिए जल्दी से। कैपिटल A स्मॉल i, कैपिटल B स्मॉल i, ये मैच होगा तो हो जाएगा आपका AB ब्लड ग्रुप। ये मैच होगा तो आपका होगा A ब्लड ग्रुप। यहाँ पर दोनों I मिलकर बनाएंगे O ब्लड ग्रुप और B एंड I मिलकर बनाएगा B ब्लड ग्रुप। मतलब आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज़ मेकिंग O ब्लड ग्रुप, दैट इज़ योर 1/4। दैट मीन्स 25% ऑफ द प्रोजेनी विल हैव O ब्लड ग्रुप। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं ये। आई होप आपका ये करेक्ट हुआ होगा आंसर। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसे क्वेश्चन इससे पहले कई बार रिपीट हुए हैं बच्चों। एकदम कोर PYQ से क्वेश्चन है ये, आपके NCERT में बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है सारे गिवन। लेकिन अगर आप सिर्फ IRV भी अच्छे से याद रख लेते हैं, क्योंकि IRV को याद रखना ईजी होता है, बिकॉज आप जब इंस्पायर करते हो तो ज़्यादा एयर आपके लंग्स में रह जाती है। तो ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा? 2500 से 3000 3 लीटर्स ऑफ एयर इज़ एज अ फॉर्म ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, C के लिए 1 मैच कर लीजिए तो ऐसा आपका सिर्फ एक ऑप्शन बन जाता है। देखिए उन्होंने ऑप्शंस ऐसे बनाए कि वो आपको हेल्प करें, आपको जस्ट उन टर्म्स को पकड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में दो डिसिमिलर स्पीशीज़ सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से एक जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अब नॉट पूछा है, मतलब क्या है? आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपका जो कॉमन एंसेस्टर होगा वो तो सेम होगा, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल वेल्स एंड बैट्स, दोनों में कैसे होगा कि ये आपके 4 लिम्ब डेवलप होंगे, लेकिन 4 लिम्ब वेल्स के केस में स्विमिंग के लिए यूज़ होगा और बैट के केस में
उड़ने के लिए यूज़ होगा, है ना, फ्लाइट के लिए यूज़ होगा। तो ये एग्जाम्पल ऑफ योर होमोलॉगस स्ट्रक्चर दैट इज़ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऑप्शन आ जाएगा आपका 3। बाकी सारे ऑप्शंस तो एग्जाम्पल है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन आपकी बर्ड हो गई, डॉल्फिन आपका मैमल हो गया, बट दोनों में फ्लिपर्स होते हैं स्विमिंग के लिए। आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों में आइज़ विजन के लिए यूज़ हो रहे हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, दोनों में फ्लाइट के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इस केस में देखिए दोनों का जो एग्जाम्पल है उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी योर 3। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग नहीं, यहाँ पर पूछ लिया है कि फ्रॉग के केस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का केस कैसे बनता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हुआ है, अगेन ये PYQ बेस्ड है। देखिए उसके अंदर बल्जिंग आइज दोनों में होता है, वोकल सैक ये होता है सिर्फ मेल में। साउंड प्रोड्यूसिंग जो आपके फ्रॉग की टर की आवाज़ आती है ना, वो कहाँ से आती है, उसके वोकल सैक में। और आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सिर्फ मेल फ्रॉग्स में होती है टू अट्रैक्ट द फीमेल फॉर द कॉपुलेशन। और वेब डिजिट तो दोनों में होता है, ये नहीं आएगा। कॉपुलेटरी पैड होते हैं सिर्फ मेल में, जो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब पे, हेल्प्स कॉपुलेशन। तो आपका आंसर बन जाएगा B एंड D, ऑप्शन नंबर 4। ऑल राइट, ऑलिव ग्रीन कलर तो दोनों के अंदर होता है, तो ये भी नहीं आएगा। प्योर PYQ इससे पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक रिसर्चर ने एक फिश लाइक एनिमल को पकड़ा और उसके पास ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स ने ऑब्जर्व किया। तो कौन सा स्पीशीज़ होगा भाई, एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलिनस फिश है। एक्टोपैरासाइट और फाउंड अटैच्ड ऑन द फिश स्किन विच विद द सर्कुलर सकिंग माउथ, सर्कुलर सकिंग माउथ है, यानी कि जॉ लेस है, एग्नाथोस्टोम होगा। पेयर्ड फिन स्केल्स एब्सेंट है, बट 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर स्कॉलिडॉन। स्कॉलिडॉन तो एक टाइप का शार्क होता है, डॉग फिश, ये इसके पास जॉ होते हैं। तो यहाँ पर तो हमें बोला कि सक्टोरियल सकिंग माउथ है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसे भी इसके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे जिसको बोलते हैं, इनके पास स्केल्स नहीं होते। एक नाजोस्टोम प्योरली आपकी जो कंडीशंस दिए हुए हैं वो इसके साथ मैच कर रहे हैं, राइट। एक्सोसिटस तो एक फ्लाइंग फिश जो कि बोनी फिश होती है, कार्टिलेज से नहीं बना होता। और ब्रैंकियोस्टोम लैंसलेट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेट से, तो फिश ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। आपका आंसर बन जाएगा पेट्रोमाइजॉन स्पीशीज़ दैट इज़ लैम्प्रे। ऑल राइट, इस तरीके के क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था 2025 में, इन्वेस्टिगेशन टाइप वाले क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना होगा, तो सारी कंडीशंस याद रख लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको ईयर्स दे दिए हैं और स्ट्रक्चर इवोल्यूशन का देखना, याद रखना। अब देखिए बच्चों, इसको आपको याद रखना होगा, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप याद कर लो इसको, रट्टा मार लो, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं। अब देखिए 65 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ था, जो डायनासोर्स थे वो सडनली एक्सटिंक्ट हो गए थे, क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। तो ए के लिए आ जाएगा आपका 2, ए के लिए 2 मैच कीजिए। 500 साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो क्या हो गया था, 500 मिलियन ईयर अगो जो आपके इनवर्टिब्रेट थे उनका फॉर्मेशन हो गया था, तो दैट वाज द कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। तो बी के लिए आ जाएगा आपका 4। और 350 मिलियन ईयर्स अगो जो कि डेवोनियन और सिल्यूरियन पीरियड में आता है, यहाँ पर हो गए थे जॉलेस फिश का इवोल्यूशन। और 320 मिलियन ईयर अगो इधर हो गया था आपका सीवीड एंड फ्यू प्लांट उस वक्त एग्जिस्ट करने लगे थे। तो इस तरीके से आपका A2, B4, C1 एंड D3 ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स दिए हैं और उसको मैच करना है। अब देखिए ये अगेन क्वेश्चन कई बार इससे पहले पूछा है, अगेन PYQ है, आपके NCERT बेस्ड प्योरली क्वेश्चन है। प्रोजेस्टाट क्या होता है, प्रोजेस्टाट आर दी हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। मल्टीलोड 375 इज एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडी जिसमें कॉपर T, कॉपर 7 एंड 375 इंट्रा यूटराइन डिवाइस थे। डायफ्राम इज़ योर बैरियर, रबर से बना होता है, फीमेल यूज़ कर सकते हैं। एंड सहेली इज़ योर वीकली टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इस तरीके
तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिए कि WBC काउंट अगर एक पर्सन में 8000 क्यूबिक पर मिलीमीटर है तो कितना होगा योसिन और कितना होगा लिम्फोसाइट। अब होता है क्या कि योसिन आपके बॉडी में 2 to 3% होता है। 8000 का 2 to 3% कर लीजिए, 8000 इंटू 0.02 कितना आ जाएगा 160 एंड 240। ऐसा ऑप्शन एक ही दिया हुआ है आपका। और लिम्फोसाइट कितना होता है 20 to 25% हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन था। 1600 to 2000 आपके WBC हो जाएंगे पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ योर ब्लड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिए हुए हैं और उसका इफ़ेक्ट पूछ दिया है, ड्रग एंड उसके इफ़ेक्ट। निकोटिन क्या करता है, निकोटिन जो आपके टोबैको में प्रेजेंट होता है वो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, जिसके वजह से रिलीज कैटेकोलामाइंस और इसका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए देखा है ना आपने कई बार जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं वो जब तक स्मोकिंग नहीं करेंगे उनके बॉडीली फंक्शन काम नहीं करते। यही रीज़न है, क्योंकि वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन तो आपका पॉपी प्लांट से निकला ओपॉइड है जो क्या करता है एक सेडेटिव एंड पेन किलर की तरह काम करता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन मॉर्फिन से आया था, हमने ऊपर ही देखा है ना, जो सर्जरी में यूज़ हो रहा था। हीरोइन क्या है, हीरोइन एक डिप्रेसेंट है जो आपके बॉडीली फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है। और कोकेन क्या है, कोकेन लोग लेते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले और सेंस ऑफ यूफोरिया, एनर्जी सेंसेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप मैच कर लोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल, हर साल ही ट्रांसजेनिक एनिमल से एक क्वेश्चन बन जाता है। ये भी अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन इससे पहले कई बार पूछा गया है बच्चों। ये क्या होता है, ये एक एंजाइम है। अगर इस एंजाइम की कमी हो जाए तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल यही डेवलप हुआ था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था ट्रेसी द शीप। ये एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। ऑल राइट, अल्जाइमर डिसीज़ तो एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक आपका ऑटो इम्यून डिसीज़ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग्स में होता है। तो आपका आंसर बन जाएगा एम्फीसीमा। इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल जिसका नाम था ट्रेसी, ये यूज़ हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, विच प्रोड्यूस द obtain protein, human protein, that is your alpha-1 antitrypsin. Okay, let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सा आपका ऑस्टियोक्थाइस यानी कि बोनी फिश है। तो ये सारे कॉन्ड्रोक्थाइस और ऑस्टियोक्थाइस के एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए, डेविल फिश तो एक फ़िश नहीं है, जैसे ऑक्टोपस। फिर सी फिश, डॉग फिश, ये आपका बोनी फिश हो गया। स्टार फिश तो आपका इकाइनोडर्मेटा में आ गया है ना। और फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश, दिस इज योर टिपिकल एग्जांपल ऑफ बोनी फिशेस। आपके एनसीईआरटी में चार्ट बना हुआ है, वहाँ पर ये सारे ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगेन एग्जाम्पल आई हैव सेड अ मेनी टाइम्स के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस इज़ इनकम्प्लीट, ये करेक्ट है। उनके पास सिर्फ माउथ होता है। अगर आप प्लेनेरिया को एग्जाम्पल देखोगे, प्लैटवर्म्स, उनके पास सिर्फ माउथ होता है विदाउट एनस, दैट इज़ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, बायलैटरल सिमेट्री इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट इकाइनोडर्म नहीं होता है। लार्वल इकाइनोडर्म्स शो बायलैटरल सिमेट्री। लार्वा इनके एडवांस होते हैं और अडल्ट इनके रिड्यूस्ड होते हैं। अडल्ट के अंदर दिखा देता है रेडियल सिमेट्री। तो ये वाला हो गया रॉन्ग ही आइडेंटिफाई करना था। तो ए को एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए, बी के साथ है ई और डी, तो सी को तो आपको ऐसे भी देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम सेव कीजिए और डायरेक्टली जाइए डी ऑप्शन के पास। नोटोकॉर्ड इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्रोक्थाइस। कार्टिलेजिनस फिश में नोटोकॉर्ड होते हैं, दैट इज़ राइट। आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं करना है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना आपके क्वेश्चन में। मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कब से हो गया भाई कांस्टेंट? पोइकिलोथर्म, अरे ये तो आपके रंग बदलने वाले। और गिरगिट जिसके अंदर क्या होता है, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर।
इसलिए इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी एंड ई, ऐसा ऑप्शन बन जाता है आपका सेकंड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था आपका ये, कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सा? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट के केस में होता है 70s टाइप एंड यूकैरियोट के केस में होता है आपका 80s टाइप, राइट। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स तो यूकैरियोटिक फीचर है। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम जो प्रोटीन मशीनरी है प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया है। कौन सा इक्वेशन होता है भाई? पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का dn/dt, दैट इज़ योर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पॉपुलेशन साइज, इक्वल टू Rn, दैट इज़ योर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इनटू पॉपुलेशन अप इनटू k माइनस n/k। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग में क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस डिसीज़ है। ये कंडीशन कब ऑब्जर्व होती है? जब फीटस RH नेगेटिव हो? नहीं, जब फीटस RH पॉजिटिव हो और मदर के अंदर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको इनकरेक्ट ही पहचानना था, तो इस तरीके से आपका बन जाता है ए। और देखिए, RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द RBC इन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ करेक्ट, तो एलिमिनेट बी। नेक्स्ट इज बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ब्लड ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड। हाँ, आप RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते हो, तो उसको आपको मैच करना होगा। Then RH incompatibility is observed when pregnant mother is RH negative and fetus RH positive। ये तो correct statement है। और erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH during first pregnancy, not the second pregnancy। okay? पहले pregnancy में आपको मदर को, अगर उसके पास RH पॉजिटिव fetus है, उनको आपको एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्ट करना होगा, ताकि उनकी बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट ना हो। और उसके बाद जो प्रेगनेंसी होगी, इन केस अगर फीटस RH पॉजिटिव निकलता है, तो वो वाला उसकी बॉडी के ऊपर अटैक ना करे और उसको उसके RBC प्रोटेक्टेड रहें। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका A एंड E, ऐसा ऑप्शन हो गया आपका 3। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एंजाइम्स दे दिए हैं, ड्रग्स दे दिए हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, और उसको इम्पॉर्टेंस आपको मैच करना है। स्ट्रिप्टोकाइनेज जो कि निकलता है स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया से, क्या करता है वो? ये करता है आपका क्लॉट रिमूवल इन ब्लड वेसल्स। स्टैटिन्स क्या करते हैं? स्टैटिन तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। सिंपल, आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। कई बार ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। लाइपेजेस आपके लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम कहाँ होते हैं? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में होते हैं। और साइक्लोस्पोरिन ए आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ट्रांसप्लांटेशन के केस में यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप मैच कर लोगे, आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। रेप्टाइल, मोलस्क, अडल्ट एम्फीबिया, अमीबा, उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या आएगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन ओनली कब होता है? रेप्टाइल्स में होता है। और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है मोलस्क में। इनके अंदर टिनिडिया नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ दिखाई देता है? आपका अमीबा में दिखता है। और पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो आपका टिपिकल एग्जाम्पल हो जाता है फ्रॉग का, दैट इज़ योर अडल्ट एम्फीबिया। दे रेस्पायर बोथ थ्रू स्किन एंड लंग्स। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सिकल सेल एनीमिया का फिर से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। आई थिंक इस साल उन्हें क्वेश्चंस रिपीट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। 6th mutant codon of beta globulin gene is causing polymerization of hemoglobin and changing RBC shape। किस वजह से होता है? सिकल सेल एनीमिया में होता है। GAG की जगह क्या बन जाता है? GUG, जो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बनाएगा इंस्टेड ऑफ वैलिन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
चलिए, और कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं। बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सारे क्वेश्चंस ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है, ताकि हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें और जान सकें कि किस तरीके से क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व करने होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बताना है कि कौन कौन सा होता है। अ मोटर न्यूरॉन कैरीज अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलेमा बाय मसल फाइबर तक जो आपका कंडक्शन है सिग्नल का, कौन कराता है? मोटर न्यूरॉन कराता है ना। और मसल फाइबर टू सीएनएस कौन कराता है? आपके सेंसरी न्यूरॉन। तो ये करेक्ट हो गया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था। तो देखिए ए आ गया, ऐसे भी ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। The neural signal generate an action potential which causes release of calcium in sarcoplasm. कैल्शियम रिलीज कहाँ से होता है? जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ योर सार्कोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से रिलीज हो जाता है ना। इंक्रीज ऑफ कैल्शियम इनएक्टिवेट नहीं करता बच्चों, क्या करता है भाई? एक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिजेस। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, सी को एलिमिनेट कर दीजिए। एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, ये करेक्ट है। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर टेक्स प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड आपके ए बैंड के करीब सार्कोमेयर शॉर्टनिंग हो जाएगी, इस तरीके से एक्टिन पुल कर देगा बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस। ऐसा ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, डी एंड ई ओनली। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन के रेफरेंस में ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक होता है। ए इज़ रॉन्ग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रे इज अ कार्टिलिनस होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज से बने होते हैं, तो बी इज़ करेक्ट। देन आपका हो जाता है क्या कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, सभी के अंदर होता है, बी एंड सी आर करेक्ट। ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 आर बाइसेफेलिक, 2 रिब नहीं, सारे ही रिब्स आपके बाइसेफेलिक हैं, दैट इज़ उनके पास होता है 2 आर्टिकुलेशंस। और ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड जॉइंट विथ अटलास एंड वर्टिब्री, एटलास और वर्टिब्री ये जॉइन होते हैं। जो फर्स्ट आपके वर्टिब्रे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वो जॉइन होते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रे इज जॉइंट विथ ऑसिपिटल बोन। तो ये भी हो गया आपका करेक्ट, बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछ लिया है। स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिविजन, इज इट करेक्ट? नो, व्हाई? बिकॉज स्पर्मेटोगोनियम सेल्स आर दी स्टेम सेल्स. The stem cells have to go through mitosis, they don't go through meiosis cell division. ऑल राइट, तो ए हो गया आपका इनकरेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन में देख लीजिए। ए को एलिमिनेट कर दीजिए, सिर्फ आप ए को एलिमिनेट कर दोगे तो भी आपके 2 ऑप्शन बच जाते हैं। फिर देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिकली डिवाइड करेगा? नहीं बच्चों, क्या डिवाइड करेगा? दे डिवाइड बाय मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट होता है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट through their second meiotic division produce haploid spermatid, absolutely correct statement, तो आपका सी हो गया करेक्ट। स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस से नहीं प्रोड्यूस होता स्पर्मेटिड्स, सिर्फ अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बाद मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होंगे। स्पर्मेटिड के पास टेल नहीं होता है, स्पर्मेटोजोआ हैव टेल। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया स्टेटमेंट। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो याद रखना था, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है और इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट सी एंड ई आर दी करेक्ट। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। JGA जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus जो एक सेंसिटिव रीजन है, कैसे बनता है भाई? बनता है आपका distal convoluted tubule DCT and afferent arteriole of the same nephron. This is have to remember
सेम नेफ्रॉन का DCT और DCT एफरेंट डिस्टल आर्ट्रियोल और एफरेंट रिनल आर्ट्रियोल ये मिलकर बना देते हैं आपका जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। यही सिक्रीट करते हैं रेनिन और फिर एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एंड अल्डोस्टेरोन फ्रॉम योर एड्रिनल ग्लैंड। देखिए रैस से अभी तक 3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो पता चल रहा है आपको कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या हैं। कैन यू ऑब्जर्व देम? इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है बच्चों। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल धोखा कौन सा एनिमल देता है भाई? ये होता है बम्बल बी और ऑफायरिस। ऑफायरिस के केस में ये प्लांट को देखिए, वो रिजेंबल करना है ना हनी बी, हाँ बम्बल जी बी जैसे। तो जो बम्बल बी जैसे रिजेंबल करता है ना, वो उसको ऐसे अज्यूम कराता है कि आओ देखो मैं तुम्हारा मेट हूँ, यू कैन मेट विथ मी। और जब वो मेट करने के लिए आएगा बम्बल बी, तो उसके पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड जब नेक्स्ट प्लांट के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन से प्रोसेस हो जाएगा, है ना। बाकी सारे एग्जाम्पल फीमेल वास्प और फिग विथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। फीमेल वास्प क्या करती है, फिग के ऊपर जाकर उसको पॉलिनेट करा देगी और इन रिटर्न फिग उसको जो भी उसका स्वीट एजेंट है खाने के लिए प्रोवाइड कर देगी। सी एनीमोन और क्लाउन फिश, आपका नीमो देखा है ना अपने फाइंडिंग नीमो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुकू एंड क्रू, ये एग्जाम्पल हो गया आपका ब्रूड पैरासिटिज्म, जो 3 इडियट्स में मूवी में बताया है ना आपका। कोयल दूसरे के घोंसले में जाकर अंडा देती है, वो पूछ लिया है भैया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है कि आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग की एनाटॉमी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, फ्रॉग हैव 2 टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम। एक होता है आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो इंटेस्टाइन और लिवर को कनेक्ट करेगा, और एक होता है आपका रीनल पोर्टल सिस्टम जो आपके किडनी और उसके फ्रॉग के लोअर बॉडी को कनेक्ट करता है। There are 12 pairs of cranial nerves। 12 होते हैं, नहीं होते 12 बल्कि 10 pairs of cranial nerves होते हैं in case of frog। यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका इन फीमेल फ्रॉग्स। करेक्ट है भाई, क्लोएका स्ट्रक्चर होता है मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, और इनके यूरेटर, ओविडक्ट और उसका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओपन होता है कहाँ, क्लोएका, जो कि कॉमन अपर्चर है। मेल के केस में सब कुछ साथ में ओपन हो जाता है, फीमेल के केस में ये दोनों स्ट्रक्चर अलग से ओपन होते हैं, लेकिन कहाँ ओपन होते हैं, क्लोएका में ही ओपन होते हैं। ठीक है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ऑप्टिक लोब्स। मिड ब्रेन का पार्ट है, नॉट द हाइंड ब्रेन। और साइनस वेनोसस जॉइंट्स द राइट एट्रियम और हार्ट, आपका नहीं फ्रॉग का। तो ये भी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ही आइडेंटिफाई करना है आपको, कौन सा हो गया, A, C and E, A, C and E, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका प्रेगनेंसी में उसका स्टेज और कौन सा मंथ में होता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मूवमेंट तो स्टार्ट हो जाती है बच्चों लगभग 20 वीक में, दैट इज़ द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, और हेयर जो बनते हैं वो बॉडी में जिसका नाम है लैन्यूगो, वो भी 5th मंथ में हो जाती है। नेक्स्ट जो फिटस के डिजिट्स हैं और उसके लिम्स हैं वो लगभग 8 वीक में ही बन जाती है। फिटस का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है या फिर मेजर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो अप टू 3rd ट्राइमेस्टर, दैट इज़ 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाता है। एंड उसकी बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट, आई लैशेज आर फॉर्म्ड, ये हो जाता है फाइनली आपके इस स्टेज में 24 वीक्स में। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से मैच कर लीजिए, ए के लिए 2, ए के लिए 2 इस वाले ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, डी के लिए 1, बी के लिए 3, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। ग्रास हॉपर का क्रोमोसोम नंबर पूछ लिया है, मेल में होता है 23, फीमेल में होता है 24, तो मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। गलती से उल्टा मत कर देना बच्चों, करेक्टली पढ़ना है आपको। पहले 23 है, मेल में होगा 23, फिर 24 है, फीमेल में होगा 24। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हैप्लोडिप्लो पार्थेनोजेनेसिस मेल, फिर से क्वेश्चन हनी बी, इससे पहले भी एक हमने सॉल्व किया है ना।
तो माइटोटिकली गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है? मेल हनी बी प्रोड्यूस करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतने सारे रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस बार बहुत सारे पूछ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको एग का फ्रॉम आउटर टू इनर साइड ये मैच करना है। ये क्वेश्चन इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है। मैंने बच्चों को बहुत बार बोला है कि आपको इस तरीके के सीक्वेंस कई बार याद रखने होते हैं। कौन से वाले? जो आपका स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम इनर टू आउटर, ओवा का ट्रांसपोर्ट, एग के लेयर, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बच्चों, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, आपके पास कोई उपाय नहीं है। सबसे आउटर लेयर कौन सा होता है? रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। सी, सबसे इनर में कौन होगा? सेल के सबसे पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। सी टू डी, सी टू डी देखिए एक ही ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बन जाता है 3। ऑल राइट, जोना पेल्यूसिडा, जेडपी रिसेप्टर्स होते हैं ना, पेरीवाइटलाइन स्पेस। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना होगा। स्विस चीज़, स्विस चीज़ का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। मैंने क्लास में कई बार बताया, शर्मानी। स्विस याद रख जा। तब आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम तो बनाता है कुछ और, वो चीज़ नहीं बनाता। लैक्टोबैसिलस तो कर्ड में आ गया ना, और ब्यूटिलिकम तो ब्यूटेरिक एसिड बनाता है। कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बनाता है स्विस चीज़, जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। आपने स्विस चीज़ का डायग्राम भी देखा होगा, वो अपना जेरी वाला चीज़, उसके अंदर होते हैं बहुत बड़े बड़े से होल, जिसके अंदर से जेरी भागता है। कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन तो भाई आपके NCERT से एकदम लाइन बाय लाइन उठा के दे दिया है, और इससे पहले भी एज इट इज़ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों, एज इट इज़ रिपीट हुआ है। ऑल राइट, कॉटन बॉलवर्म कौन सा जीन बनाएगा? क्राई A C, और कॉटन बोरर कौन बनाएगा? क्राई A B। आपने अगर ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होगा, आई एम श्योर डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट आ गया है। ऑल राइट, इकोलॉजिकल पिरामिड, हर साल इकोलॉजिकल पिरामिड से एक क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास होता है इन्वर्टेड। ऑल राइट, क्यों होता है? क्योंकि देखिए, सबसे लोअर एजेंट जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, दैट इज़ योर फाइटोप्लैंक्टन, उनका वेट होता है बहुत ही ज़्यादा कम। इनको खाते हैं जू प्लैंक्टॉन्स, फिर उसको खाते हैं स्मॉल फिशेस, और उसको खाते हैं बिग फिशेस, दैट इज़ योर सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर हैव वेरी लार्ज मास एज कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर्स। तो क्या हो रहा है? इन्वर्टेड मैकेनिज्म चल रहा है ना। बाकी पिरामिड ऑफ नंबर तो होता है आपका अपवर्डी। एनर्जी तो कभी नहीं हो सकती इन्वर्टेड। बायोमास ऑफ ग्रासलैंड भी होता है अपवर्ड, कौन सा नहीं होता? पिरामिड ऑफ सी। एक्सेप्शंस आर दी फेवरेट टॉपिक ऑफ योर नीट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि गिफ्ट कैसे होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है? यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हो? नहीं भाई। एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हो? नहीं। गिफ्ट पूछा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अलग होता है। अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, जिफ्ट कंडीशन हो गई। गिफ्ट और जिफ्ट अलग होते हैं। रिमेंबर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ऑल राइट, गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट में हम ट्रांसफ़र करते हैं डोनर से एक एग लेके इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, जिनके पास गैमेट्स तो नहीं बन रहे, बट शी इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग जाइगोट, राइट। तो उनको हम गैमेट दे देंगे तो वो ऐसे भी फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका टिपिकल गिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ 5 ही बचे हैं बच्चों, बिल्कुल नहीं भागना है, ध्यान से सुनिए। क्या बोला है कि आपको करेक्ट बताना है इन केस ऑफ योर मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इससे पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बच्चों को बहुत बार बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो PYQ में रिपीट होते हैं आपको अच्छे से याद रखना होता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है। कौन आता है? ER आता है। लाइसोसोम और गोल्गी होते हैं पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देन रफ ER बियर्स राइबोसोम इट सर्फ, इसीलिए रफ बनता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। जब राइबोसोम आ जाता है तो RER बना लेंगे, तो इट इज़ करेक्ट। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सर्कुलर DNA। एंडो सिम्बायोन थियरी याद है? माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया और प्लास्टिड जो है आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
इन दोनों को जब यूकैरियोटिक एक सेल ने, एक बड़े ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर लिया, फागोसाइटोस कर लिया, एंडोसिम्बायोसिस कर लिया, तो वहाँ पर हो गया उनका माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन, प्लास्टिड का फॉर्मेशन। अब तो ये थे बैक्टीरिया, इसलिए इनके पास होगा सर्कुलर डीएनए। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन याद रखोगे तो कंसेप्ट याद रह जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये होते हैं साइटोस्केलेटन का पार्ट। एब्सोल्युटली ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता बच्चों, क्या होता है वो? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपका बी, सी एंड डी ओनली करेक्ट हो जाता है। जल्दी से देख लीजिए 176 क्या बोल रही हूँ? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी जिसके पास होता है लगभग 52% प्रोटीन। एब्सोल्युटली करेक्ट। मेजर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन बाई लेयर, इसलिए इसका नाम होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लिपिड बाई लेयर फॉर्म में होता है। आउटर की तरफ उसका हेड, अंदर की तरफ उसका टेल। जो हेड होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। जो टेल होता है फैटी एसिड से बनता है, यानी कि क्या होगा? वो होगा हाइड्रोफोबिक। तो ये भी करेक्ट आ गया। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड मेसोसोम, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। आपको पूछा गया है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर है मेसोसोम, मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन से बनता है और वहाँ पर वो बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको पूछा क्या है? ध्यान रखना, पूछा है यूकैरियोट, तो ये तो नहीं आएगा। सी को एलिमिनेट कर दो। सी को एलिमिनेट करने से ही आपका आंसर बन जाता है ए, बी एंड डी। ग्लाइकोल इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स उसके इनर सरफेस पे होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। टिटैनी, आर्थराइटिस, मेसेंथिना और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। टिटैनी क्या होता है? ये होता है आपका कैल्शियम लो हो गया बॉडी में, तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। ए के लिए 3 मैच कर लीजिए। आर्थराइटिस जो है आपका इन्फ्लेमेशन में जॉइंट होगा और रूमेटेड आर्थराइटिस होता है ऑटोइम्यून डिसीज़। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। और ग्रेविस के लिए होगा आपका ये वाला ऑटोइम्यून जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर देगा, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल सेल्स, इस वजह से आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप मैच करके आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ना बच्चों आपको नेमोनिक्स बना लेनी चाहिए। जैसे कि ह्यूमन का जो ब्रेन स्कल साइज है, रेड हॉट एलिफेंट नेवर स्माइल, रेड रामापिथिकस, हॉट होमो हिबेलिस, एलिफेंट इरेक्टस, नेवर निएंडरथल, स्माइल योर सेपियंस। तो रामापिथिकस, होमो हिबेलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस से बन जाता है आपका प्यारा सा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 179 में बच्चों, फ्लाइटलेस बर्ड। अरे कुछ दिन पहले वो वाला जो मीम वायरल हो रहा था ना, जो पेंगुइन एक रास्ते अपने रास्ते चल दिया, नीट ने भी शायद उसको ऑब्जर्व कर लिया और देखो पूछ लिया है। इसका आंसर आएगा आपका एप्टिनोडाइट, दैट इज योर किंग पेंगुइन। ओके, पैडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्विमिंग के लिए ये उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस हैं, और उनका जो 4 लिम्ब है वो पैडल जैसे स्विमिंग के लिए डेवलप हो जाता है, दैट इज़ योर एप्टिनोडाइट। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन। अब आप चैन की सांस ले लो और लास्ट क्वेश्चन मुझे प्यार से बता दो क्या होगा? पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म, ओनली 1 स्पीशीज बेनिफिट। अरे कमेंसलिज्म में तो एक को पॉजिटिव मिलता है, एक 0, कुछ बेनिफिट नहीं होता, कुछ हार्म नहीं होता, तो ये हो गया रॉन्ग। आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, यस, सिम्बायोसिस, दोनों को बेनिफिट मिलता है, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझको भी फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब कर लो भाई जल्दी से। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में बोथ स्पीशीज बेनिफिट नहीं होते, एक को होता है फ़ायदा, दूसरे को ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान। इन पैरासिटिज्म ओनली 1 स्पीशीज बेनिफिट एंड अदर स्पीशीज इज़ हार्म्ड। ये तो हो गया करेक्ट। पैरासाइट दूसरे की बॉडी पर रहेगा, खुद न्यूट्रिएंट खाएगा लेकिन उसको होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। अमेंसलिज्म में होता है एक स्पीशीज़ को हार्म, दूसरा होता है अनअफेक्टेड। जो आपका एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंटीबायोसिस, फंगस, जो पेनिसिलम फंगस है वो क्या करता है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बाकी बैक्टीरियाज की ग्रोथ तो नहीं होती,
उनके ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन फंगस को खुद से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इस तरीके से आपका बढ़िया सा आंसर बन जाएगा बच्चों, बी, डी एंड ई ओनली। काफ़ी लंबा चौड़ा पेपर था, काफ़ी समय लग गया हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत से हमने सॉल्व किया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वो जो नीट का पेपर देकर आए हैं, जो नीट का पेपर नहीं भी देकर आए हैं और आप लोगों का मजाक उड़ा दें कि भाई सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनसे शेयर कीजिए, बढ़िया से कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।